BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति में आपके जो चरण चल रहे हैं उसमें प्रत्येक राष्ट्रपति और उसके कार्यशैली को प्रदर्शित किया गया है। सामान्यतः अब तक हमने आपको लगभग 7 राष्ट्रपति और उनके शासनकाल और उसके शासनकाल में होने वाली अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को आपको बताया था। अब देखिए, आप जैसे अपन ये मानते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के चरणों में अब है आपका 8वां राष्ट्रपति है, वो है राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जो 1981 से 1988 तक अपने 2 कार्यकालों के साथ अपने राष्ट्रपति पद पर रहा था। सामान्य अपन ये मान सकते हैं कि इनके शासनकाल में देखा जाता है तो शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका था और किसी भी रूप में शीत युद्ध इस आधार पर पहुंच गया कि कहीं वास्तविक युद्ध की संभावना बढ़ने लगी थी। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि रीगन ने शस्त्रों की होड़ में बिल्कुल तेज़ी कर दी थी कि किस प्रकार से उनका महत्वपूर्ण है, यानी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान की थी और विश्व बैंक को भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। साथ साथ ही जैसे अपन मानते हैं कि एक दोनों गुटों से पृथक रहते हुए 1961 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यानी विकास हुआ, उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी। तो अपन देखते हैं उनके शासनकाल में विदेश नीति की प्रमुख घटनाएं। तो पहला है, देखो, शस्त्रों की दौड़ में कमी, वो शस्त्रों की दौड़ में तेजी। सामान्यतः अपन मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल जब शस्त्रों के निर्माण में करता हो तो निश्चित रूप से वहाँ शस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है और आगामी युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए कि 19 अगस्त और 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने यह घोषणा की कि अब उन्हें बहुत शीघ्र न्यूट्रॉन बम का विकास किया जाना चाहिए और उन्होंने न्यूट्रॉन बम के विकास के निर्माण का निर्णय ले लिया कि आगामी दिनों में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद देखिए कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता, हालांकि माना जाता है कि वह पाकिस्तान का हमेशा ही समर्थक रहा है, लेकिन फिर भी सैनिक सहायता प्रदान करना एक प्रकार से भारत को घेरने की नीति मानी जाती है। उन्होंने 1982 से 1987 के लिए उन्होंने यानी कि $3 अरब की आर्थिक सहायता प्रदान की और दूसरी तरफ जिसमें अपन ये मानते हैं कि F-16 हॉट मिसाइलें खरीदने के लिए भी सौदा किया गया था। साथ साथ में अपन ये मानते हैं कि 1987 से और 1993 यानी कि दूसरे अपने समय में उन्होंने यानी कि $4.50 अरब की आर्थिक सहायता की मंजूरी प्रदान कर दी। इसी के साथ फिर देखिए कि उनके शासनकाल के तहत ही अमेरिकी आर्थिक सहायता, यानी अमेरिका यह चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी हिस्सेदारी अगर कम करता है किसी क्षेत्र में या आर्थिक अनुदान में, तो इस पैसे का उपयोग यह विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से दबाव बना सकता है और उन्होंने विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से विकासशील देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया, जिसके कारण इनमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और अमेरिका के लिए बाजार तैयार हो सके। इसके बाद देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे पहले मान्यता भी अमेरिका के द्वारा प्रदान की गई थी, जो 1961 में जब इसका निर्माण हुआ था, लेकिन रोनाल्ड रीगन के शासनकाल में जब बिल्कुल शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया और वो तोड़ना चाहता था कि किसी भी रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश अमेरिकी खेमे में आ जाएं और इसमें साम्यवाद का प्रसार नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार का एक शब्द यूज किया जिससे अपन ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से साम्यवाद की बू आती है और इस कारण उन्होंने इसे सोवियत संघ का पिछलग्गू तक कह डाला। यानी अपन ये कह सकते हैं कि उन्होंने आलोचना के तहत ये माना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसी न किसी रूप से सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में है और इससे साम्यवाद यानी पैदा होने का खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि साम्यवाद का विकास अगर होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए अमेरिकी रक्षा बजट में बढ़ोतरी। सामान्यतः
उनके शासनकाल में ये निर्धारित किया गया था, या अपन के वार्षिक बजट के रूप में जब उन्होंने बजट निर्धारित किया कि रक्षा बजट कितना होना चाहिए, तो उन्होंने 3 यानी 973.7 अरब डॉलर रक्षा बजट निर्धारित किया था। लेकिन रोनाल्ड रीगन ने परिस्थितियों को देखते हुए या युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने इस रक्षा बजट में लगभग 32 अरब डॉलर की और वृद्धि कर दी, जिससे शीत युद्ध और सीमा पर पहुंच गया। लेकिन देखिए, इसके साथ रोनाल्ड रीगन का जैसे ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जॉर्ज बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। जॉर्ज बुश का शासनकाल 1989 से 1992 माना जाता है। यह शासनकाल इसलिए माना जाता है विशेष महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तक के जो चरण थे वो शीत युद्धकालीन समय के माने जाते हैं। लेकिन रोनाल्ड रीगन के अंतिम शासनकाल और उधर सोवियत संघ के बिखराव से एक प्रकार से स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है, शस्त्रों की होड़ में कमी हो जाती है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति के समय अपने पद को ग्रहण किया और उन्होंने आर्थिक सहयोग, समन्वय, सोवियत रूस के साथ में, सोवियत संघ के साथ में सामंजस्य स्थापित करने, शस्त्रों में कमी करने, सैनिक अड्डों को यानी कि कम करने इत्यादियों पर जोर दिया, ताकि किसी न किसी रूप में युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सके। तो उनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है कि शीत युद्ध का अंत। अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक समझौते हुए और दोनों में शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए कि निशस्त्रीकरण से तात्पर्य यह था कि न तो नए हथियारों की किसी प्रकार से यानी वृद्धि की गई और यहाँ तक संभव हुआ कि पुराने हथियारों को भी कम करने की यानी कोशिश की। साथ साथ में दोनों ही संगठनों के, सोवियत संघ के द्वारा वर्सा पैक्ट था तो एक तरफ इसके द्वारा नाटो सैनिक संगठन था। दोनों ही विरोधी सैनिक संगठन होने के बाद इन्होंने निशस्त्रीकरण को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, उसमें दोनों ही इन सैनिक संगठनों को समझौते के माध्यम से जोड़ा, जिसे अपन कह सकते हैं कि 10 दिसंबर 1990 को नाटो एवं वर्सा पैक्ट के मध्य एक संधि हुई, जिसमें दोनों ही संगठनों को समायोजन के आधार पर कार्य करने या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसके बाद देखिए खाड़ी युद्ध। अपने मानते हैं कि खाड़ी युद्ध के समय यानी पहले दोनों ही महाशक्तियों का अलग अलग रुख था, लेकिन खाड़ी युद्ध ईरान, इराक इनके मध्य होने वाले युद्ध में एक कुवैत की स्थिति बहुत उस समय दयनीय मानी जाती थी। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि खाड़ी युद्ध में 1991 में सोवियत संघ एवं अमेरिका में आपसी सहयोग की स्थिति पैदा हुई और कुवैत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, क्योंकि इसमें जानता था, अमेरिका ये जानता था कि अमेरिका के लिए पेट्रोल या कच्चे तेल की आपूर्ति केवल कुवैत से की जा सकती है और इसलिए वह अपने हितों को बनाए रखने के लिए इसकी स्वतंत्रता को विशेष यानी कि ध्यान दिया गया था। इसके बाद देखिए कि चीन के साथ में मैत्री संधियाँ। सामान्यतः ये माना जाता है कि अमेरिका यानी प्रारंभ से ही चीन से दोस्ताना संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन इस दोस्ताना संबंध को अधिक से अधिक प्रबल बनाने के लिए उन्होंने फिर दोबारा इनके साथ में संधि की, या अपन ये कह सकते हैं कि दोस्ताना संबंध स्थापित किए और फरवरी 1989 को यानी कि बुश ने यानी चीन की यात्रा की और दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं पारस्परिक सहयोग के समझौते हुए। इसके बाद देखिए कि इजराइल पर अमेरिकी दबाव। पहले इजराइल के प्रति अमेरिका की नीति एक सहयोग की नीति मानी जाती थी, जिसके कारण क्योंकि वो मानते थे कि यहूदियों का हित अमेरिका का हित है और उन्होंने अधिक से अधिक इजराइल को महत्व दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्थितियाँ बिल्कुल पलट गईं और उन्होंने इजराइल पर दबाव बनाना प्रारंभ किया। तो देखिए अप्रैल 1991 में इजराइल द्वारा जो अधिकृत अरबों के क्षेत्र थे उनको खाली कराने के लिए
एक आदेश जारी किया और जो अमेरिका के लिए विशेष महत्व रखता है, यानी कि अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया कि जिन क्षेत्रों पर अरब राष्ट्रों के जो वास्तविक क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा बनाया हुआ है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इजराइल द्वारा खाली किया जाना आवश्यक है। इसके बाद देखिए रूस के साथ सहयोग संबंध। अपने जानते हैं कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद रूस या सोवियत संघ पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व खो देता है। यूगोस्लाविया है और चेकोस्लाविया है, अल्बानिया है, रोमानिया है, बल्गारिया है, ये सारे राष्ट्र इससे पृथक हो जाते हैं। तो सोवियत संघ के स्थान पर फिर रूस की स्थापना होती है और रूस की स्थापना होने के बाद में जो भी संबंध अगर पाए जाते हैं इसके बाद तो वह केवल रूस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि रूस के साथ सहयोग। तो सामान्यतः देखिए कि रूस के साथ जब सहयोग स्थापित किया और शीत युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ का बिखराव हो चुका था और उसका अस्तित्व रूस ने ले लिया। तो 1 फरवरी 1992 एक कैंप डेविड समझौता हुआ और कैंप डेविड समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के मध्य कुछ निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में समझौते हुए। विशेष तौर से ये माना जाता था कि उन्होंने परमाणु हथियारों में कमी करने के लिए या अन्य आंतरिक सहयोग की नीति को अपनाने के लिए लगभग 39 समझौते हुए और उस 39 समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता था वो दोनों ही अपने अपने हथियारों में कटौती के लिए विशेष माना जाता है। इसके तहत ये माना जाता है कि परमाणु हथियारों में जो पहले स्थिति यानी 21,000 थी, परमाणु हथियारों की संख्या 21,000 मानी जाती है, उसके स्थान पर उन्होंने घटाकर उन्हें केवल 7,000 निर्धारित कर दिया गया था, जो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने हथियारों की जो कटौती की गई थी वो रूस और अमेरिका के कैंप डेविड समझौते के तहत मानी जाती है, जिसमें 39 समझौते हुए थे। इसके बाद देख लिए एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना। एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना से तात्पर्य ये माना जाता है कि पहले विश्व में 2 महाशक्ति थी, एक तरफ रूस या सोवियत संघ जो साम्यवाद का घटक माना जाता है, दूसरी तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का घटक माना जाता है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ का पूर्ण रूप से बिखराव हो गया और उसका महत्वपूर्ण कारण उसकी आर्थिक परेशानियां मानी जाती हैं विशेष तौर से। लेकिन इसके बाद सोवियत संघ के बिखराव के बाद रूस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली नहीं रहा जितना कि सोवियत संघ था। छोटे छोटे राज्यों का पृथक होना और इसके बाद में रूस को स्वयं आर्थिक सहायता की जब आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता किया। ये है आपका शीत युद्धकालीन समय के अंतिम बार या शीत युद्धकालीन समय में या शीत युद्ध काल के समाप्त होने के बाद में पहली बार यानी कि अमेरिका की किस प्रकार से विदेश नीति रही है। इसके बाद देखिए कि 10वें जो राष्ट्रपति हुए हैं वो है आपका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जो एक प्रकार से 1993 से 2000 तक लगभग अपने 2 शासनकालों में थे। इनके बारे में विदेश नीति की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।